49. A monkey of mass m kg slides down a light rope attached to a fixed spring balance with an acceleration a. The reading of the spring balance is given to be w kg. So this is a ceiling, spring balance attached है. ये स्प्रिंग बैलेंस है, इससे एक रोप अटैच्ड है एंड दिस मंकी इज कमिंग डाउन विथ सम एक्सेलरेशन ए. ठीक है, और इस स्प्रिंग बैलेंस की जो रीडिंग है, रीडिंग ऑफ द स्प्रिंग बैलेंस इज w kg. ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस क्या रीड करता है? वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस थिंग इन अ प्रीवियस क्वेश्चन. In one of the previous question we discussed it. Spring balance actually reads the value equal to tension divided by G. ठीक है, स्प्रिंग बैलेंस जो रीड करता है, स्प्रिंग बैलेंस मेजर करता है टेंशन, बट इसकी जो रीडिंग्स होती हैं इसमें ये T/G वैल्यू को रीड करता है. मतलब कि T/G विल बी इक्वल टू W kg एंड T विल बी इक्वल टू W इंटू G न्यूटन. ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय द रोप ऑन द मंकी इज. हमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालना है, तो मंकी का एफबीडी बनाते हैं हम. ठीक है, मंकी क्या कर रहा होगा? मंकी नीचे उतर रहा है, तो नीचे उतरते टाइम उसने रस्सी को पकड़ा हुआ है अपने हाथों से. तो रस्सी को पकड़ने की वजह से क्या होता है, वो कुछ नॉर्मल फोर्स एक्सर्ट कर रहा है और फ्रिक्शन की वजह से उसे ऊपर फोर्स लग रहा है. नीचे एक फोर्स तो लग रहा है mg, और ऊपर की वजह से उसे जो फोर्स लग रहा है दैट इज इक्वल टू फ्रिक्शन एंड इट इज स्लाइडिंग डाउन विथ सम एक्सेलरेशन a. सो mg माइनस f इज इक्वल टू ma. ठीक है, अब हम a की वैल्यू निकालेंगे. हम इसका FBD बनाएंगे विथ टेंशन, विथ रोप. ठीक है, जब हम इसका FBD विथ रोप बनाएंगे तो विल गेट, ऊपर की तरफ टेंशन है T और नीचे की तरफ है mg एंड इट इज स्लाइडिंग डाउन विद द सेम एक्सेलरेशन a. सो mg माइनस wg, T इज इक्वल टू wg इज इक्वल टू ma. तो a की वैल्यू यहाँ से कितनी मिल गई? mg माइनस wg डिवाइडेड बाय m. ठीक है, एक्चुअली हमें यहाँ पे ma की वैल्यू चाहिए, तो ये है mg माइनस f इज इक्वल टू mg माइनस wg. तो mg कैंसिल, f की वैल्यू कितनी आ गई? wg के बराबर, टेंशन के बराबर. तो फर्स्ट में दे रखा है द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय द रोप ऑन द मंकी इज m इंटू जी माइनस a बाय n. f इज इक्वल टू wg आया, हमें a के रिस्पेक्ट में बताना है, m के रिस्पेक्ट में बताना है. तो f इज इक्वल टू m g माइनस a, ये भी करेक्ट है. ऑप्शन ए इज करेक्ट. यहाँ पे हमने क्या कर दिया, उसे wg के रिस्पेक्ट में, मतलब टेंशन के रिस्पेक्ट में निकाल दिया. बस हमें इतना ही करना था. फ्रिक्शन की वैल्यू, क्योंकि एक्सेलरेशन गिवन है, ठीक है, एक्सेलरेशन अलग से हमें कैलकुलेट नहीं करना था. सो इट इज m इंटू जी माइनस ए. ऑप्शन ए विल बी करेक्ट. ऑप्शन बी, वैल्यू ऑफ m इज, वैल्यू ऑफ m की वैल्यू हो जाएगी m की वैल्यू निकालने के लिए इसको यहाँ पे लेकर आओ, तो ये हो जाएगा mg माइनस ma is equal to wg. So m will be wg divided by g minus a. So option B is also correct. Option C, m is equal to, option B is correct, option C गलत है. Option D, the tension in the rope is wg, the tension in the rope is, ये आ गया. तो option D भी correct है. So the correct options are A, B and D. Okay. Next is question 50. A 10 kg block is placed on horizontal surface whose coefficient of friction is 0.2. A horizontal force P equal to 50 Newton first acts on it on an eastward direction. Later, in addition to P, a second horizontal force Q Q equal to 20 Newton acts on it in the northward direction. ये एक 10 kg का ब्लॉक रखा हुआ है. ठीक है,
इसका मास है 10 kg, इसका मास दे रखा है 10 kg और कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू इज इक्वल टू 0.2। ठीक है, तो मैक्सिमम कितना फोर्स तक ये विथस्टैंड कर सकता है, म्यू एम जी की वैल्यू, म्यू एम जी विल बी इक्वल टू 0.2 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 20 न्यूटन। 20 न्यूटन तक का फोर्स ये विथस्टैंड कर सकता है। अब इसे इनिशियली क्या हुआ, इनिशियली इसे फोर्स लगना स्टार्ट हुआ 15 न्यूटन का। अ हॉरिजॉन्टल फोर्स P इक्वल टू 15 न्यूटन फर्स्ट एक्ट्स ऑन इट इन अ ईस्टवर्ड डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में इसे फोर्स लगा 15 न्यूटन का इनिशियली। बाद में क्या हुआ, बाद में ये तो लग ही रहा था, 15 न्यूटन तो लग ही रहा था, और साथ में in addition to P a second horizontal force 20 न्यूटन acts on it in the northward direction। northward direction में से 20 न्यूटन फोर्स लगने लगा, मतलब उस डायरेक्शन में 20 न्यूटन। तो इनिशियली तो उसे टोटल फोर्स लग रहा था 15 न्यूटन, नीचे की तरफ mg और पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा था। ठीक है, बाद में क्या हुआ, इस डायरेक्शन में 20 न्यूटन और इस डायरेक्शन में 15 न्यूटन, मतलब कि अगर हम इसका रिजल्टेंट कैलकुलेट करें तो इसे ओवरऑल कितना फोर्स लगने लगा, अंडर रूट ऑफ 400 प्लस 225 दैट इज 625 दैट इज 25 न्यूटन का फोर्स बाद में लगने लगा। नीचे की तरफ अगेन mg और पीछे की तरफ फ्रिक्शन F। अब ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए, द ब्लॉक विल नॉट मूव व्हेन ओनली P एक्ट्स बट विल मूव व्हेन बोथ P एंड Q एक्ट। जब सिर्फ P एक्ट कर रहा है तो P की वैल्यू है 15 न्यूटन और मैक्सिमम फोर्स ये 20 न्यूटन तक विथस्टैंड कर सकता है, मतलब कि जब P एक्ट कर रहा है तब ये मूव नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन जैसे ही Q एक्ट करने लगेगा तो इसका रिजल्टेंट जो है वो 25 न्यूटन हो रहा है, इट कैन नॉट विथस्टैंड 25 न्यूटन, तो फिर ये मूव करने लग जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी, इफ द ब्लॉक मूव्स इट्स एक्सेलरेशन विल बी 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर ये मूव कर रहा है, पीछे की तरफ फोर्स 20 लग रहा है, म्यू के की वैल्यू अलग से नहीं दे रखी है, तो पीछे की तरफ फोर्स 20 लग रहा है, आगे की तरफ 25, तो 25 माइनस 20 दैट इज 5 इज इक्वल टू एम इज 10 इंटू ए, सो ए इज इक्वल टू 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट। ऑप्शन सी, when the block moves its direction of motion will be tan inverse 4/3 east of north। इसकी डायरेक्शन निकालना है, ये किस डायरेक्शन में मूव करेगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। तो ये फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, ये देखो इस डायरेक्शन में लग रहा है 15, ये है ईस्ट, और नॉर्थ डायरेक्शन में लग रहा है 20। तो सपोज ये है थीटा, तो थीटा विल बी हाउ मच, tan inverse 20/15 that is 4/3। theta will be tan inverse 4/3 east of north। ईस्ट ऑफ नॉर्थ नहीं, ईस्ट ऑफ नॉर्थ मतलब कि ये θ2 पूछ रहे हैं, तो θ2 कितना हो जाएगा 3/4, tan इनवर्स 3/4 हो जाएगा, तो इट इज़ नॉट करेक्ट। tan इनवर्स थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4/3 नॉर्थ ऑफ ईस्ट एंड नॉट ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ठीक है, तो ऑप्शन सी समझ में आया क्यों गलत हुआ, क्योंकि ईस्ट ऑफ नॉर्थ लिखा हुआ है, मतलब कि ये वाला एंगल पूछा गया है, ये एंगल 3/4 के बराबर है, दिस एंगल इज इक्वल टू 4/3। ठीक है, when both P and Q acts the direction of force of friction acting on the block will be tan inverse 3/4 west of south। अगर दोनों फोर्स एक्ट कर रहे हैं तो इस डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स लग रहा है। ठीक है, तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लगेगा, इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब कि हमें वेस्ट ऑफ साउथ, दिस इज नॉर्थ दिस इज ईस्ट, ये हो जाएगा साउथ और ये हो जाएगा वेस्ट, तो वेस्ट ऑफ साउथ मतलब हमें ये एंगल बनाना है θ2, ये वाला एंगल बताना है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा tan इनवर्स 3/4 के बराबर, θ2 tan इनवर्स 3/4। ओके, तो ऑप्शन डी इज ऑल्सो करेक्ट, ऑप्शन सी बस गलत। 51, a block of mass m is placed on a rough horizontal surface whose coefficient of friction is mu
An external horizontal force is applied to the block and its magnitude is gradually increased. The force exerted by the block on the surface is R. ये एक ब्लॉक रखा हुआ है, इसे फोर्स लग रहा है कुछ F और ये ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है. इसका कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है एंड द फोर्स एक्सर्टेड बाय ब्लॉक ऑन द सरफेस. सरफेस की वजह से फोर्स में पीछे की तरफ फ्रिक्शन फोर्स लगेगा F, जिन्हें इन्होंने R के बराबर किया है. ठीक है, तो ग्राउंड में जो फोर्स लगेगा वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में लगेगा एंड विच इज इक्वल टू R एंड दिस विल बी इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स F. नाउ द मैग्नीट्यूड ऑफ R विल ग्रेजुअली इंक्रीज. जैसे जैसे फोर्स की वैल्यू बढ़ते जा रही है, फोर्स की वैल्यू बढ़ेगी तो फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ेगी, फ्रिक्शन की वैल्यू बढ़ेगी तो R की वैल्यू बढ़ेगी, तो इट विल इंक्रीज ग्रेजुअली. ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा. R इज लेस देन इक्वल टू म्यू स्क्वायर प्लस mg अंडर रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1. R की वैल्यू किससे ज़्यादा होगी? देखो, दिस इज n. एक्चुअली रिजल्टेंट फोर्स ये नहीं होगा, ये n लगेगा तो नीचे की तरफ ये भी इसको n फोर्स लगाएगा, ग्राउंड को नीचे की तरफ n फोर्स लगाएगा, तो इनका जो रिजल्टेंट है वो कुछ यहाँ पे आएगा, जो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ mg होल स्क्वायर. n विल बी इक्वल टू mg, ये mg के बराबर होगा, तो अंडर रूट mg होल स्क्वायर प्लस r स्क्वायर. ठीक है, तो ये रिजल्टेंट फोर्स होगा उसका. r इज नॉट इक्वल टू फ्रिक्शन. यहाँ पे एक फोर्स एक्ट करेगा जो फ्रिक्शन के बराबर होगा और ये वाला जो फोर्स है ये R के बराबर होगा. ठीक है, करेक्ट दैट थिंग. तो R मैक्सिमम फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो सकती है? F की mg, ये तो फिक्स्ड है. फ्रिक्शन F की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? म्यू mg. तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? mg बाहर आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर प्लस 1. इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये हो जाएगी, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट. वो अंडर रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1 पूरा है, होल अंडर रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1 है. ठीक है, उसे करेक्ट कर लेना. ऑप्शन सी, द एंगल मेड बाय आर विद द वर्टिकल विल ग्रेजुअली इंक्रीज. देखो, पहले जो आर है ये वर्टिकल के साथ θ1 बना रहा है, θ1 एंगल, कुछ थीटा एंगल बढ़ा रहा है. ठीक है, इनिशियली नॉर्मल ज़्यादा है, फ्रिक्शन कम है, ये वाला कंपोनेंट धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो ये थीटा है, अभी ये है. ठीक है, बाद में ये कंपोनेंट जो है ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, मतलब कि ये एंगल ऐसा हो जाएगा θ2 θ1. तो जैसे जैसे ये कंपोनेंट बढ़ेगा वैसे वैसे एंगल मेड बाय रिजल्टेंट विद द वर्टिकल विल आल्सो इंक्रीज. ठीक है, तो ऑप्शन सी भी करेक्ट हो जाएगा. ऑप्शन डी, द एंगल मेड बाय आर विथ वर्टिकल इज लेस देन tan इनवर्स म्यू. मैक्सिमम कितना बढ़ सकता है? मैक्सिमम बढ़ सकता है कितना? tan थीटा, यहाँ पे फ्रिक्शन है और ये है नॉर्मल, तो tan थीटा इज f बाय n, दैट इज म्यू mg डिवाइडेड बाय mg. सो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू. मैक्सिमम tan इनवर्स म्यू तक बढ़ सकता है. थीटा विल बी लेस देन इक्वल टू tan inverse mu depending on the value of force or value of friction. Okay.